गांव के एक कोने में एक पुरानी झोपड़ी थी। उसी में रहती थीं दो बहनें, ज्योति और मीरा। माँ बाप कुछ साल पहले आई महामारी में गुजर गए थे। उनके जाने के बाद दोनों बहनें खुद ही एक दूसरे की सहारा थे। एक दिन अपने ही धुन में झूलती हुई मीरा मंदिर से लौट रही थी। हाथ में पूजा की थाली थी, चेहरे पर वही पुरानी मासूम मुस्कान। अब आई है तू मीरा? सूरज सर पर चढ़ आया और तू फूल चूहिया बनकर घूम रही है मंदिर में। दीदी, मैं जल्दी आने वाली थी, लेकिन गौरी काकी की बकरी झाड़ियों में फंस गई थी। निकालने में थोड़ी देर हो गई। तेरा क्या है, तू तो सबकी मदद करती घूमती रहे, चाहे घर में चूल्हा जले या ना जले। दीदी, आप गुस्सा क्यों करती हो? माँ कहती थी जो दूसरों के काम आए वही इंसान कहलाता है। माँ अब नहीं है मीरा, और उनके कहे बातों की अब इस दुनिया में कोई मूल्य नहीं रही। अब कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। मीरा चुप हो गई। उसके चेहरे पर हल्की उदासी थी। वो झोपड़ी के कोने में रखे उस लकड़ी के संदूक तक गई जिसमें माँ की यादें अब भी सांस लेती थीं। संदूक से निकाला हुआ एक साड़ी मीरा छू के अपनी दीदी से बोली, दीदी, जब ये साड़ी माँ पहनती थी ना, तब हमें देखकर मुस्कुराती थी, कहती थी तुम दोनों एक दूजे का सहारा बनना। मीरा की बात सुनते ही ज्योति का चेहरा नम हो गया और उसकी आंखें पल भर को भीग गई। लेकिन ज्योति अपने भावनाओं को छुपाते हुए मीरा से बोली, मैं तुझसे सख्त हूँ मीरा, क्योंकि मैं डरती हूँ। अगर तुझे भी एक दिन कुछ हो गया तो मैं अकेले कैसे जीऊंगी? इस दुनिया ने मुझसे सब छीन लिया है। मैं नहीं चाहती तू भी मेरी तरह कमजोर पड़ जाए, इसलिए तुझे मजबूत बना रही हूँ। दीदी, आप कमजोर नहीं हो, आप ही तो मेरी ताकत हो। अगर आप मेरा हाथ थामे रखो तो दुनिया की आंधी भी मुझे हिला नहीं सकती। मीरा की बात सुन के ज्योति के चेहरे पर उसके माता पिता के जाने के बाद पहली बार हल्की सी मुस्कान आई। उसी समय गांव की पगडंडी पर तीन परछाइयां उनके झोपड़ी की तरफ बढ़ रही थीं। धर्मपाल, बिमला और उनका बेटा कमल। वह थे बहनों के सगा चाचा चाची। अरे ज्योति, कैसी है मेरी बच्ची? तू ठीक तो है ना? बहुत मुश्किल से जिंदगी बीता रहे होगे ना भैया भाभी के जाने के बाद। हम ठीक हैं चाचा जी, अब जो है उसी में खुश हैं। खुश? झोपड़ी में? तुम्हारे हिस्से की जमीन को हमारे नाम कर देती तो हम तुम दोनों को अपने यहाँ रहने देते। तुम दोनों बहुत खुश रहती हमारे साथ। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। इनका घर भी पुराना हो चुका है और अब ये जमीन भी यूं ही पड़ी है, बर्बाद हो रही है। ये सब सुन के ज्योति की आंखों में आग सी चमक उठी। हमें किसी की जरूरत नहीं। बाबूजी की जमीन हमारी माँ और बाबूजी की आखिरी निशानी है, उसे हम यूं ही नहीं छोड़ेंगे। अरे बेटी, तुम्हारी जो खेतों की जमीन है वो भी तो बंजर ही पड़ी हुई है ना। और वैसे भी दुनिया समझदारी से चलती है और औरतें खेत नहीं जोतती। देख लेना, एक दिन रोती हुई आओगी हमारे पास, तब समझ आएगा कि रिश्तेदारों से मुंह नहीं मोड़ा करते। ज्योति को ये सब सुनाकर तीनों वहां से निकल गए। लेकिन मीरा ये सब घर के अंदर से सुन रही थी। ये सुन के उसका चेहरा उतर गया। दीदी, क्या सच में हम अकेले पड़ जाएंगे? वो लोग हमारी जमीन लेना चाहते हैं ना? हाँ मीरा, पर जब तक मैं जिंदा हूँ कोई हमारी जमीन छू भी नहीं सकता। तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। रात को चूल्हे के आगे बैठी हुई मीरा अपनी दीदी से बोली, दीदी, माँ की साड़ी मैंने संभाल के फिर से संदूक में रख दी है। और हाँ दीदी, कल भागवत कथा है गांव में, चलोगे ना? मन को थोड़ा शांति मिलेगा सुन के। लोग बातें बनाते हैं मीरा, ताने मारते हैं और सोचते ही कि हम प्रसाद के लालच में जाते हैं। पर हम तो अच्छे हैं ना, हमने कभी किसी की मदद नहीं लिया है। हमें डर कर नहीं, डट कर जीना चाहिए दीदी। नहीं, हम नहीं जाएंगे। भगवान सब में है। तुम यही से भगवान को पूजना और मंदिर भी जाना, लेकिन वहाँ जाने की जरूरत नहीं। यही सब बात करके दोनों बहनें जैसे तैसे रात का खाना खा के सोने जाते हैं। अगली सुबह दोनों बहनें अपनी जमीन को देखने जाते हैं, जिसमें दोनों बहनों ने मेहनत करके थोड़ी सी सब्जियां उगाई थी।
दीदी, अच्छा हुआ कि माँ बाबूजी के जाने के बाद हमने ये जमीन बेचा नहीं। अभी देखो हमने मेहनत करके कितनी सारी सब्जियाँ उगाई है। अब हम किसी व्यापारी को ये बेच के थोड़े पैसे कमा सकते हैं। हाँ, तू ठीक बोल रही है। इसे बेच के कुछ दिन का तो गुजारा हो जाएगा, लेकिन क्या दीदी? ऐसे बेच के हम कुछ दिन ही गुजारा कर पाएंगे, उसके बाद क्या? अरे आप मायूस मत हो दीदी, मुझे सिलाई बुनाई का काम आता है। मैं वो करके घर खर्चे निकालूंगी, आप बस घर संभालना। कोई जरूरत नहीं तुझे ये सब करने की। तू क्या मुझे बेकार समझती है? तू घर पर ही रहना, मैं लोगों के घर काम करने जाऊंगी। और मुझे बांस की सीजे बनाना भी आती है, जो बाबूजी ने सिखाया था। ये करके मैं घर का गुजारा निकाल लूंगी। ये सब बात करके दोनों कुछ समय अपने खेत में व्यतीत करने के बाद घर आते हैं। और अपने अपने काम में लग जाते हैं। रात को जब दोनों सोने जाते हैं, तब दोनों बहनें अपनी मुश्किल भरी जीवन के बारे में एक दूसरे से बात करने लगते हैं। दीदी, माँ बाबूजी के बिना ये रातें और भी डरावनी लगती हैं। सब कुछ खाली खाली लगता है ना दीदी? हाँ मीरा, पर अब हम माँ बाबूजी दोनों की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हमें हार नहीं माननी। ये जमीन, ये घर, सब कुछ उनका दिया हुआ है। हमें इसे बचाना है किसी भी कीमत पर। यही सब तो माँ बाबूजी की यादें हैं। ज्योति बहुत ही हिम्मती थी। वह तो किसी से मदद भी नहीं लेना चाहती, लेकिन उसे अपनी बहन को लेके बहुत चिंता होती थी। अगले दिन जब दोनों बहनें खेत पर पहुंची, तो देखा कि जमीन के बीच एक खूंटी गड़ी हुई थी। दीदी, ये जमीन के बीचों बीच खूंटी कौन गाड़ गया? ये तो कल यहाँ नहीं थी, और न ही हमने इसे गाड़ी है। जरूर इसे कोई यहाँ गाड़ गया है। ये जरूर हमारे चाचा चाची का काम होगा, लेकिन ये काम बिना किसी सरकारी आदमी के नहीं होता। इसका मतलब हमारे खेत को ये लोग बांटने की साजिश चला रहे हैं। उसी वक्त दूर से धर्मपाल आता दिखा और उसके साथ बिमला और उनका बेटा कमल भी था। तीनों के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। अरे बेटियों, घबरा क्यों रही हो? हम तो बस मदद करना चाहते हैं। तुम्हारे माँ बाप के जाने के बाद जमीन की देखभाल जरूरी है। तुमसे अकेले तो होगा नहीं। चाचा जी, आपकी मदद की जरूरत नहीं है हमें। ये जमीन हमारी माँ बाबूजी की निशानी है। इसे किसी के हवाले नहीं करेंगे। अरे बच्चियों, ऐसे कैसे नहीं दोगे? ये जमीन तो तुम्हारी और हमारी। कमल के दादाजी ने अपने दोनों बेटों को बराबर हिस्सा करके दिया था, लेकिन शायद तुम्हारे पिता अपने आखिरी दिनों में तुमसे ये बात बोलना भूल गए। इतने साल तो हम साथ ही खाए पिए हैं। हम तो तुम्हारे भलाई ही चाहते हैं। अब ये दुश्मनी क्यों? दुश्मनी तब शुरू हुई चाची, जब आपने हमें अकेले समझकर हमारी जमीन पर नजर डाली। और चाची, दुश्मनी तो आप लोग हम दोनों से निकाल रही हो। अरे मीरा, इतनी गरज क्यों रही हो? छोटी हो छोटी बनकर रहो। ऐसे बड़ों के बीच मत बोल, समझी? अरे जाओ, कैसे बड़े लोग जिनकी सोच छोटी होती है, वे उम्र में बड़े होके भी सम्मान के हकदार नहीं होते। मीरा, तू कुछ मत बोल। और हाँ, अब अगर आप लोग हमारे खेत के पास भी आए तो अच्छा नहीं होगा। हम कमजोर दिखते हैं पर डरते नहीं। धर्मपाल ने सबको चुप कराकर कहा। ठीक है बेटियों, हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन कानून अपना काम करेगा। जब जमीन के सरकारी कागजात आएंगे तो देख लेना। जब तुम्हारे नाम नहीं निकलेंगे तो खुद समझ जाओगी कि जमीन किसकी है। तीनों वहां से चले गए। ज्योति और मीरा कुछ देर तक खामोश खड़ी रहीं। दीदी, क्या वो सच में कागज बदलवा सकते हैं? कुछ भी कर सकते हैं मीरा। लालच में आदमी अंधा हो जाता है। हमें किसी पे भरोसे नहीं करना चाहिए। अब हमें बहुत संभाल के रहना पड़ेगा। उसी दोपहर दोनों बहनें सरपंच के पास पहुंची। चौपाल में गांव वाले बैठे थे और वहां पहले से ही धर्मपाल बैठा हुआ था। सरपंच जी, हम आपके पास न्याय मांगने आए हैं। हमारे चाचा चाची जमीन हड़पना चाहते हैं और शायद पटवारी से मिलकर फर्जी कागज बनवा रहे हैं। हम अनाथ हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम बेबस हैं। हमें अपने माँ बाबूजी की जमीन किसी हाल में नहीं देनी। कृपया आप हमारी मदद करें। धर्मपाल जी, अगर ये सच है तो ये गांव की मर्यादा के खिलाफ है। परिवार के नाम पर ठगी करना यहाँ नहीं चलेगा। सरपंच जी, ये लड़कियां हमें बदनाम कर रही हैं।
हम तो बस जमीन की चिंता कर रहे हैं। इन दोनों बच्चियों को क्या पता ये जमीन के बारे में। ये जमीन के बाद तो इनके पिता और मैं ही जानते थे। मेरा भाई तो अब इस दुनिया में नहीं रहा, इसीलिए अब मुझे ही तो सब कुछ देखना पड़ेगा। गांव वालों में फुसफुसाहट होने लगी। हमने इन बच्चियों को बचपन से देखा है, ये झूठ नहीं बोल सकती। धर्मपाल के मुंह में राम, बगल में छुरी। हम सब समझते हैं इसके बारे में। सरपंच ने इस बात को अगले दिन पंचायत में विस्तार से निकालने की बात की और फैसला अगले दिन देने की बात कही। बहनों की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक थी। रात को झोपड़ी में दोनों बहनें आपस में बात करती हुई, दीदी क्या कल हमारा साथ देंगे गांव वाले? देखते हैं क्या होता है। मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं रहा है। आखिर माँ बाबूजी के जाने के बाद मदद ही कहाँ की किसी ने हमारी। हमें बस भगवान पे भरोसा रखनी होगी। माँ बाबूजी तो नहीं है, पर उनका आशीर्वाद जरूर है हमारे साथ। आप देखना दीदी, हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। रात गहरी हो चली थी। दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंजी और हवा में कुछ सिसकियां थीं और उन सिसकियों में मीरा की भी सिसकियां शामिल थीं। दोनों बहनों को चिंता की वजह से नींद भी नहीं आ रही थी। दीदी विश्वास ही नहीं होता है ना कि हम अब अकेले हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बाबूजी अचानक आएंगे और मुझे गले लगा लेंगे। हाँ मीरा, मुझे भी उनकी कमी खटकती है, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना। जब तक मैं जिंदा हूँ तुझे किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। लेकिन दीदी जब माँ बाबूजी गए तब सबने कहा था हम हैं तुम्हारे साथ। फिर धीरे धीरे सब दूर होते गए। चाचा चाची तो जैसे बस हमारे हिस्से की जमीन के लिए ही हमारे करीब थे। ज्योति की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें छुपाया। उसे अपनी बहन के सामने कमजोर नहीं पड़ना था। दुनिया बहुत चालाक है मीरा। रिश्ते अब खून से नहीं धन दौलत से बनते हैं। लेकिन हम भी अब चुप नहीं रहेंगे। अगर हमें अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़े तो लड़ेंगे। सुबह होते ही गांव में एक अफवाह फैल गई कि धर्मपाल अब पंचायत से कहकर जमीन अपने नाम करवाने की तैयारी कर रहा है। गांव की गलियों में लोग कानाफूसी करने लगे। अरे सुन सुग्गो, धर्मपाल ने तो कमाल कर दिया। अपने ही भाई की बेटियों को बेघर करना चाहता है। हाँ काकी, कैसा रिश्तेदार है, अपने ही भतीजों को बेघर करने में तुला हुआ है। इन बातों की भनक ज्योति को लगी तो वो मीरा को लेकर सीधा सरपंच के वहां पहुंची। सरपंच जी, हमें आपसे इंसाफ चाहिए था। मेरे माँ बाबूजी की जमीन पर मेरे चाचा जबरदस्ती का दावा कर रहे हैं और आप लोग उनका साथ दे रहे हैं। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। हम कोई अबला नहीं है, हम ऐसे चुप नहीं रहेंगे सरपंच जी। ऐसे कैसे कोई भी आके हमारी जमीन हड़प लेगा। थोड़े समय बाद धर्मपाल, बिमला और कमल भी वहां पहुंच गए और वहां पर नाटक करने लगे। सरपंच जी, हम तो बस इनकी भलाई चाहते हैं। भाई की मौत के बाद हमने ही इन्हें पाला है, आप तो ये अच्छे से जानते हैं। और अब जब लड़कियां बड़ी हो गईं, तो हमें बदनाम कर रही हैं। जरा सोचिए, क्या यही इंसानियत है? ज्योति बेटी, तुम्हारे चाचा तो ठीक कह रहे हैं। तुम लोग तो एक ही परिवार के हो। परिवार के बीच ये झगड़ा क्यों? वैसे भी सरकारी कागजात के हिसाब से तुम्हारी जमीन में इनका भी हक है। ऐसे कैसे सरपंच जी? ये लोग हमारी मजबूरी को देखकर हमारा फायदा उठाने आए हैं। ये कोई परिवार नहीं है, ये बस जमीन के लालच में परिवार होने का दिखावा कर रहे हैं। ये सब बात चल ही रही थी कि तभी पटवारी भी वहां आ जाता है। हरीश चंद्र की जमीन कानूनी तौर पर सिर्फ उनकी नहीं है, इसमें उनका भाई धर्मपाल का भी हिस्सा है। ऐसे कैसे? तुम लोग तो बस कागजात के बारे में बोल रहे हो, लेकिन क्या सबूत है कि हमारी जमीन का चाचा जी भी हिस्सेदार है? हाँ ज्योति बेटिया, बात तो सही कह रही है। तुम लोग कुछ पुख्ता सबूत भी पेश करो, तब जाके मैं पंचायत बुलाकर सही फैसला ले पाऊंगा। सरपंच के मुंह से ये सुनने के बाद धर्मपाल, बिमला और कमल थोड़ा हताश जैसे नजर आए और वे लोग वहां से निकल गए। अरे पटवारी, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? तुमको नहीं जाना उनके पीछे पीछे कितने पैसे खिलाए थे मेरे चाचा ने?
ज्योति की ताना सुन के पटवारी शर्म से वहां से निकल जाता है। बिटिया, मुझे गलत मत समझना। मेरे आंखों के सामने जो आया मैंने उसे ही सच मान लिया। इस बार मैं अच्छे से जांच पड़ताल करके एक नतीजे में पहुंचूंगा। आगे से मैं धर्मपाल के बातों में नहीं आऊंगा। और वे लोग तुम दोनों के मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हैं तो मैं तुम लोगों को न्याय और उन लोगों को कड़ी सजा दूंगा। सरपंच के मुंह से ये सुन के दोनों ने थोड़े राहत की सांस ली और थोड़ा शक, थोड़े खुशी के साथ घर लौटे। रात होते ही दोनों बहनें फिर से चारपाई में बैठ के बात करने लगते हैं। दीदी, आपको क्या लगता है कि हमारी जमीन हमारे पास रहेगी या फिर हमारे कपटी चाचा चाची को मिलेगी? हाँ मीरा, मैं भी वही सोच रही हूँ। उन लोगों का कोई भरोसा नहीं। वे लोग इतने लालची हैं कि हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। माँ बाबूजी के जाने के बाद उन लोगों ने अपना असली रंग दिखना शुरू कर दिया है। यही सब चिंता में दोनों बहनों ने मुश्किल से अपनी रात काटी। गांव की हवाओं में हल्की सरसराहट थी। आसमान में बादल थे पर बारिश का कोई नाम ओ निशान नहीं। लेकिन ज्योति और मीरा के मन में बहुत कुछ उमड़ रहा था, जैसे भीतर कोई तूफान उठ रहा हो। घर का आंगन सूना था और बहनों के चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही थीं। दीदी, आज खेत चलें क्या? वो जो पिछली बार की सब्जियां बची थीं, कहीं किसी जानवर ने नुकसान तो नहीं कर दिया होगा? कभी कभी किसी की गाय बकरी आ जाती है और पूरा नुकसान कर देती है। हाँ मीरा, चलो। खेत को देखने से मन भी हल्का हो जाता है। और बाकी बची हुई सब्जियां बेचने के लायक हो गई कि नहीं, साथ में देख लेंगे। लेकिन मुझे एक बात को लेके चिंता है। गाय बकरी का तो पता नहीं, बस कोई इंसान हमारे खेत को नुकसान न पहुंचाए। वैसे भी हमारे अपने ही हमारे जमीन पे बुरी नजर डाले हुए हैं। दोनों बहनें खेत की ओर चल पड़ी। रास्ते में पेड़ों की छाव थी और चिड़िया की सहल पहल। जैसे ही दोनों खेत के पास पहुंची, मीरा ने दूर से किसी की परछाई देखी। दीदी, वो देखो, वो कमल ही है ना? कमल उनके सामने खड़ा हो गया। आंखों में गुस्सा, चेहरे पर घमंड। वो वहीं दोनों बहनों का रास्ता रोककर उनसे बात करने लगा। बहुत घमंड आ गया है तुम दोनों में। पहले जब हम साथ में रहते थे तब तुम दोनों बहुत मासूम बनने का नाटक कर रहे थे और तो और जुबान भी नहीं खोलते थे, लेकिन अब जैसे गांव की मालकिन बन गई हो तुम लोग। कमल भैया, हमने किसी से कुछ छीना नहीं है, बस जो हमारा हक था वही लिया है। हम आज भी किसी से बैर नहीं रखते और न ही पहले किसी से मेहरबानी लिए थे। तुम लोगों को लगता है कि इतनी आसानी से सब कुछ ले लोगी? ये सब मेरे बाबा की जमीन है। पहले तो प्यार से हमारे साथ रहने को बोल रहे थे तुम लोगों से, लेकिन अब देखना, एक एक चीज छीन लूंगा तुमसे। तुम दोनों को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रहेगा। मीरा कमल की धमकी से थोड़ा डर गई और डरते हुए ज्योति से बोली, दीदी, इसने फिर धमकी दी है। आप कुछ बोलो ना, ऐसे कैसे ये हमसे सब कुछ छीन लेगा? बहुत हो गया मीरा, कोई जरूरत नहीं इसके साथ झगड़ा करने की। मैं भी देखती हूँ कौन हमसे क्या छीन लेता है। और हाँ कमल, तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो हम पंचायत में जाके बोल देंगे कि तुम हमें अकेले देख धमकी दे रहे हो। हाँ हाँ, जा रहा हूँ, लेकिन हाँ ज्योति, तुम बहुत ज्यादा ऊपर उड़ रही हो। संभाल के रहना, कब नीचे गिरेगी पता ही नहीं लगेगा। ऐसे ही कमल दोनों को धमकी देके वहां से चला जाता है। कमल की धमकी भरी बातें सुन के दोनों थोड़े मायूस हो जाती हैं। ज्योति जो अपने बहन के सामने हिम्मत से खड़ी हुई थी, उसके मन में भी डर था। वो मन ही मन कमल की बातों को लेकर बहुत चिंतित थी। कुछ समय के बाद दोनों बहनें घर लौटे।
घर लौटकर दोनों बहनें चिंता में डूबे हुए थे। रोज की धमकी और षड्यंत्र ने दोनों के जीवन में बहुत सारे चिंता और दुख ला दिया था। दीदी, ये लोग हमारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? हमारे चाचा के पास तो सब कुछ है। वो लोग हमसे अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, फिर भी वे लोग हमारा जमीन हड़पना चाहते हैं। इंसान की लालच कभी खत्म नहीं होती मीरा। भले ही इंसान के पास सब कुछ हो, फिर भी इंसान और चाह के लालच में या तो दूसरे का नुकसान करते हैं या फिर अपनों का ही नुकसान करते हैं। हम तो इनके खिलाफ कोई बड़ी कदम भी नहीं रख सकते। उनके कर्मों का फल उन्हें भगवान जरूर देंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अचानक धर्मपाल के चावल के मिल में किसी कारण आग लग जाती है। जब दोनों बाप बेटे को ये खबर मिली तो वे दौड़ते हुए वहां पहुंचे। मिल के बाहर लोगों की भीड़ जमी हुई थी, लेकिन गांव वालों ने पहले से ही आग बुझा दिया था। धर्मपाल और उसके बेटे को देख गांव वाले कानाफूंसी करने लगे। अरे ये आग ऐसे ही नहीं लगी, ये तो धर्मपाल और उनके परिवार के किए गए बुरे कर्मों का नतीजा है। उन्होंने बिन माँ बाप के उन दोनों लड़कियों को बहुत परेशान किया था। अब देखो क्या हुआ इनके साथ। हाँ भाई, बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं भी वही सोच रहा था। भगवान बुरे कर्मों का सजा इंसानों को जरूर देता है। भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। गांव वालों की बात सुन के दोनों बाप बेटे गंभीर चिंता में चले गए। ज्योति और मीरा के प्रति उनका जो व्यवहार था वो सोच के धर्मपाल को बुरा लगने लगा। तभी दूसरे गांव का एक जमींदार आया, जिसके साथ धर्मपाल ये चावल के मिल का व्यापार करता था। अरे ओ धर्मपाल, मिल में तो आग लग गई। मेरे पैसे तो सारे डूब गए। तेरे भरोसे मैंने तेरे जमीन में मिल खुलवाकर व्यापार किया था। अब तो मेरे नुकसान का भरपाई तुझे ही करनी होगी। सेठ जी, पता नहीं यह हादसा कैसे और क्यों हुआ, लेकिन आप निश्चिंत रहे, मैं कुछ न कुछ करूंगा। आप मुझे थोड़े मोहलत दे दो बस। अरे कैसी मोहलत? तेरे साथ व्यापार किया, वही तेरे लिए बहुत मदद हो गई। अब मैं तेरे लिए कुछ नहीं करूंगा। मुझे मेरे पैसे वापस कर और उसके बाद तू अपने रास्ते में अपने रास्ते। सेठ जी, आप ऐसा मत कीजिए। इस मुसीबत के घड़ी पे आप यूं मुंह मत फेरिए। मैं कुछ भी नहीं जानता, मुझे बस मेरे पैसे चाहिए। बहुत मदद कर चुका तुम लोगों की। तुम जैसे लोगों के साथ मैंने व्यापार किया, वही बहुत बड़ी बात है तुम लोगों के लिए। कुछ भी करना पड़े करो, बस मुझे पैसे दे दो। ठीक है, फिर आप मेरे इस जमीन को ले लीजिए। इस जमीन से तो आपका थोड़े से कर्ज चूकता हो जाएगा ना। अगर हो जाए तो मैं आपको कल जमीन के कागजात भेज दूंगा, और बाकी के पैसे मैं नहीं दूंगा, क्योंकि आप भी मेरे इस चावल के मिल का हिस्सेदार थे और आपने इससे मुझसे ज्यादा मुनाफा कमाया है। अब इसका पूरा नुकसान मैं अकेला क्यों झेलूं? ऐसा है क्या? ठीक है, तू मुझसे दुश्मनी मोर ले रहा है, देख लूंगा तुझे। फिलहाल तू मुझे अपनी इस जमीन के कागजात भेज दे, बाकी के पैसे तो मैं तुझसे बाद में वसूलूंगा। जमींदार से ये सुनने के बाद दोनों बाप बेटे हताशा और गुस्से में वहां से घर निकल जाते हैं। घर जाके धर्मपाल अपनी पत्नी से आज के दुखद हादसे के बारे में दुखी मन से बताता है। अरे भाग्यवान, हमारे साथ ये क्या हो गया? हम तो पल भर में बर्बाद हो गए। पूरा कारोबार, जमीन सब कुछ छीन गया। अब तो बस ये घर ही बचा हुआ है। मुझे पता है ये सब भगवान हमारे बुरे कर्मों का फल दिया है हमको। ये जी, आप ऐसे मायूस मत हो, कुछ रास्ता होगा। हम ऐसे कैसे बर्बाद हो गए? और हाँ, आप तो वो दूसरे गांव के जमींदार के साथ व्यापार करते थे ना, उनसे मदद मांगिए ना, वो तो कुछ मदद कर देगा। अरे कैसी मदद माँ, वो आदमी मदद करेगा। अरे मदद छोड़ो, उसने हमारे चावल के मिल के जमीन को भी हड़प लिया। अरे ये क्या कह रहा है तू? अगर किसी से मदद नहीं मिला तो हम क्या करेंगे इस मुसीबत के घड़ी में? छोड़ो भाग्यवान, जो हुआ है वो सब अपने ही बुरे कर्मों का नतीजा है। तुम खुद ही सोचो, हमने मेरी दोनों भतीजियों को कितना दुख दिया है, उसी का पाप लगा है हमें। हाँ माँ, बाबूजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने पाप किया है, हमें अब इसी दुनिया में पापों का फल भुगतना पड़ेगा। पता नहीं बिना पैसों के अब ये घर कैसे चलेगा। हाँ कमल बेटा, तू सही बोल रहा है।
अब हम ये घर कैसे चलाएंगे? हमें तो गांव में कोई मदद भी नहीं करेगा। ज्योति और मीरा के ऊपर किए अन्याय के लिए गांव वाले भी हमसे नाराज है। ऐसे तो हम सड़क पे आ जाएंगे। ये सब बात करके तीनों बहुत उदास हो जाते हैं और तभी इस उदासी भरी माहौल में बिमला बोल पड़ती है। ये जी, मेरे मन में एक विचार आया है। क्यों ना हम ज्योति और मीरा के पास जाके उनसे मदद मांगे और साथ में उनसे हाथ जोड़ के माफी भी मांग लेंगे। मदद? कैसी मदद माँ? वे दोनों हमारी कैसे मदद करेंगे? उनके पास तो मदद करने के लिए कुछ भी नहीं है और न ही वे मदद करेंगे। आखिर इतना दुख जो दिया उनको हमने। अरे क्या बोल रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? कितना परेशान किया है उनको। अब किस मुंह से जाऊंगा उनके पास मदद मांगने? और वे तो खुद ही कितनी मुश्किल से जी रहे हैं। हमारी क्या मदद करेंगे वे? अरे आप लोग थोड़े शांत हो जाइए। हम उनसे पहले दिल से हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे और उसके बाद हम उनके जमीन पर खेती करने की इजाजत मांगेंगे और खेती का जो भी मुनाफा होगा उनको भी आधा देंगे और हमारा भी जैसे तैसे गुजारा हो जाएगा। और हाँ, मैं इस बार लालच में नहीं बोल रही हूँ, मैं बुरी परिस्थितियों के चलते बोल रही हूँ। तुम बात तो ठीक ही कर रही हो। हमें तो कोई मदद करेगा नहीं और हमें तो ज्यादा कुछ काम भी नहीं आता। बस थोड़ा खेती बाड़ी जानता हूँ मैं। और अगर वे लोग मदद के लिए मन जाए तो कमल भी मेरी खेती में मदद कर देगा। हाँ बाबूजी, मैं करूंगा मदद। चलिए बात करने जाते हैं उनसे, और अगर वे मदद नहीं भी करे तो कम से कम माफी की उम्मीद तो रख ही सकते हैं। ये बोल के तीनों ज्योति और मीरा के घर पहुंचे। चाचा जी, आप लोग अब यहाँ क्या लेने आए हो? ज्योति बेटी, हमारा चावल के मिल पे आग लग गई है। हम तो पूरा बर्बाद हो गए। हाँ, मुझे पता चला आपके बारे में और मुझे इस बात का खेद है, लेकिन आप हमारे पास क्यों आए हो? क्या आपको लगता है कि आग हमने लगाया है? नहीं ज्योति, तू हमें गलत समझ रही है। हम तो तुम दोनों से माफी और मदद की आस लेके आए हैं। मदद? कैसी मदद चाची? क्या मदद चाहिए आपको? हम तो खुद ही जैसे तैसे जी रहे हैं और आप किस हक से मदद मांग रहे हो? हम हैं ही कौन आप लोगों के? बिमला ने गिड़गिड़ाते हुए ज्योति और मीरा को सब कुछ बताया और ये सब बात होते समय धर्मपाल और कमल शर्म से अपनी सिर झुका लिया था। मीरा बिमला की बात सुन के बोली, हम मदद करेंगे चाची, जो हुआ सो हुआ। आखिर आप लोग हमारी चाचा चाची है, हम आपके साथ हैं। क्या बोल रही तू मीरा? पागल हो गई है क्या? भूल गई कितना दुख दिया है इन लोगों ने हमें? और हमारे बुरे समय में ये लोग कहाँ थे? अब क्यों मदद करेंगे हम इनकी? ऐसे मत बोलो दीदी। आज माँ बाबूजी होते तो वे भी इन मुसीबत में इनकी मदद करते। और माँ बाबूजी कहा करते थे कि माफी बहुत बड़ी जीत है और माफ करने वाला ही असली विजेता है। फिर भी मीरा, मैं इन लोगों की करतूत नहीं भूलूंगी। मैं मदद करने के लिए तैयार नहीं हूँ। दीदी, आपको मेरी कसम, कृपया आप उनकी मदद कर दीजिए। और वैसे भी इनको हमारे जमीन पे खेती करने देंगे तो हमारी भी बहुत मदद होगी और हम आगे से हंसी खुशी एक साथ रह पाएंगे। मान जाओ ना दीदी, मुझे माँ बाबूजी की कमी बहुत खलती है। इनके साथ होने से मुझे अच्छा लगेगा। ज्योति मीरा का मासूम चेहरा देख उसके खातिर मान जाती है और धर्मपाल, बिमला और कमल ने भी हाथ जोड़ के दोनों से माफी मांगते हैं और वादा करते हैं कि आगे से कभी भी उनका बुरा